Hi everyone, welcome to Civils Maestro, an online platform for civil services preparation where we provide you with experienced faculty giving you quality education. Personalized focus is given to every student, and also the faculty design student specific curriculums based upon the needs of student. So this customized package of practical learning is provided at very nominal charges to every student. So if you people want to join us or you have any kind of query, please feel free to contact us through our Telegram channel, the link for which would be given in the description box, and the PDF for today's current affair that we are going to discuss would also be provided into the Telegram channel. So without wasting any further time, let's get started. So the first news that we are going to discuss today is about India and Maldives. So India and Maldives have inked 6 agreements to expand the cooperation in several key areas. इंडिया और मालदीव ने 6 एग्रीमेंट साइन किए हैं बहुत सारे एरियाज में कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए. पीएम मोदी ने साथ साथ बोला है कि इंडिया हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेगा. जब भी मालदीव्स को नीड होगी, जब भी हमारे इस दोस्त आइलैंड नेशन को कभी भी ज़रूरत होगी, तो इंडिया हमेशा पहली कंट्री होगा जो उसकी हेल्प के लिए सामने आएगा. आफ्टर वाइड रेंजिंग टॉक विद द विजिटिंग मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली इस टाइम, जो कि इंडिया के विजिट पे है. तो उनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस के बाद मोदी जी ने लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन यूएस डॉलर की उनको एक्सटेंड की है मालदीव्स को उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उनके सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाएं. तो उसके लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है. जिन 6 एरियाज में कॉपरेशन फैसिलिटेट करने की बात हुई है वो देख लेते हैं कौन कौन से एरिया हैं. सबसे पहला कि मालदीव्स में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, वहां पे साइबर सिक्योरिटी के लिए कॉपरेट करना है, हाउसिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो इन एरियाज में इंडिया मालदीव्स को हेल्प करेगा. नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन कैसे रहे हैं हिस्टोरिकली. सबसे पहले तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि मालदीव्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी. आपका जो मालदीव्स है, ठीक है, वो गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ हॉर्मूज इन द सेंस स्टेट ऑफ हॉर्मूज और स्टेट ऑफ मलाक्का, इनके बीचों बीच लाई करता है. ये आपके मालदीव्स की लोकेशन है. यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ पे आपका जो है स्टेट ऑफ मलाक्का है. और इंपॉर्टेंटली ये जो है ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ये सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये काफ़ी क्रिटिकल है मैरीटाइम ट्रेड फ्लो के लिए बिटवीन गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ हॉर्मूज और स्टेट ऑफ मलाक्का में, साउथ ईस्ट एशिया में है जो. तो नियरली 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड, इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड का 50% एंड 80% हमारा एनर्जी का इम्पोर्ट जो होता है ये इसी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू होता है जो अरेबियन सी में है, ये वाला एरिया सारा. ठीक है, आगे चलते हैं. और इंडिया और मालदीव टुगेदर जो है दोनों मिलके इकट्ठे सार्क के मेंबर हैं, दोनों सासेक के मेंबर हैं. तो इंडिया और मालदीव्स की पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है. इसके अलावा जब आपको पता होगा कि 1988 में कुछ आर्म्ड मर्सिनरीज ने अटेम्प्ट किया था कूप क्रिएट करने का. तो जब कूप करने की कोशिश की थी, अब्दुल गयूम उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो इंडिया ने वहाँ पे अपने पैराट्रूपर्स भेजे थे, नेवी वेसल्स भेजी थी, ताकि लेजिटिमेट जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, लेजिटिमेट लीडरशिप है, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए. और इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन कैक्टस. नेक्स्ट, इंडिया और मालदीव जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, एक्वरिन नाम है जिसका. सो इंडिया एंड मालदीव मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं एक्वरिन नाम की. उसके अलावा इंडिया मालदीव जो है इकट्ठे कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का पार्ट है. कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव जो है, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसके 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस. मालदीव्स जो है, इसके अलावा मालदीव्स हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द कोविड-19 असिस्टेंस. तो कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने उस टाइम पे भी मालदीव्स को लॉजिस्टिक्स के लिए, इन द सेंस की वैक्सीन के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए भी मालदीव्स को बहुत हेल्प की थी. और मालदीव्स फर्स्ट बेनिफिशियरी था इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था, जिसके अंडर इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड की थी. जब वर्ल्ड सप्लाई चेन्स वर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, उस टाइम पे भी इंडिया ने क्रूशियल कमोडिटीज़ मालदीव्स को पहुंचाने में पूरा सहयोग उसे दिया था. सो मिशन सागर के अंडर उसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो कमोडिटीज़ हैं वो सप्लाई की थी. अगस्त 2021 में
एफकॉन्स नाम की एक इंडियन कंपनी है जिसने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन किया है मालदीव्स का, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से। सो ये था इंडिया और मालदीव्स के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो है पिंगाली वेंकैया के बारे में। पिंगाली वेंकैया आपको पता होगा कि हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर माने जाते हैं। उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अगस्त को। पिंगाली वेंकैया वॉज बॉर्न इन 2 अगस्त 1876 आंध्र प्रदेश में उनकी बर्थ हुई थी। उनको झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज उन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको डिज़ाइन किया था। पिंगाली वेंकैया डिटेल में देख लेते हैं कि थे कौन, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। पिंगाली वेंकैया जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे, डिज़ाइनर ऑफ इंडियन नेशनल ट्राई कलर थे। उन्होंने बेसिक डिज़ाइन जो है हमारे फ्लैग का वो बताया था। उन्होंने बोला था कि हमारा जो फ्लैग है उसमें 2 रेड और 2 ग्रीन बैंड होने चाहिए जो 2 मेजर कम्युनिटीज़ को सिंबलाइज करेंगे, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को। उसके अलावा गांधी जी ने फिर उनको सजेस्ट किया था कि हमें एक वाइट स्ट्रिप भी लाने की ज़रूरत है जो पीस और शांति का प्रतीक होगी। उसके अलावा 1963 में इनकी डेथ हो गई थी और इनकी डेथ के बाद इनके नाम पे एक पोस्टेज स्टैंप निकाली गई थी 2009 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उनके कंट्रीब्यूशन जो है एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनके कंट्रीब्यूशंस को और साथ में उनकी नेशनल फ्लैग जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, इन चीज़ों को नाम देने के लिए, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने पोस्टेज स्टैंप निकाली थी। एंड ऑल्सो 2014 में उनका नाम जो है भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं उनकी कुछ और फीचर्स। 19 ईयर की एज में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। उन्होंने एंग्लो बोयर वॉर्स में अफ्रीका में जो थी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। वो फ्लुएंट थे कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि उर्दू में वो फ्लुएंट थे और जापानीज़ में भी काफ़ी फ्लुएंट थे अपार्ट फ्रॉम उनकी रीजनल लैंग्वेज। 1921 में पिंगाली वेंकैया जो थे उन्होंने रेड एंड ग्रीन फ्लैग, ग्रीन स्टैप वाला फ्लैग जो है प्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे लाला हंसराज जो थे जलंधर के, उन्होंने उनको सजेस्ट किया था कि हमें यहाँ पे एक इसके बीच में एक चरखा भी रखने की ज़रूरत है। चरखा सिंबलाइज करेगा फ्री इंडिया को, जहाँ पे इंडिया के लोग अपनी मर्जी से अपना क्लोथ जो है बना रहे हैं अपना लोकल फाइबर्स को यूज़ करके। और गांधी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक वाइट स्ट्राइप भी ऐड करें। फ्लैग की हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं कि हमारे फ्लैग की क्या हिस्ट्री है। 1906 में फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड। तो पहली बार हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो 1906 में होस्ट किया गया था, 7 अगस्त 1906 को कैलकाटा में पारसी बगान स्क्वायर, जिसको अब ग्रीन पार्क बोलते हैं, वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था। वो जो फ्लैग होस्ट किया गया था उसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थी, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थी, रेड कलर की, येलो एंड ग्रीन कलर की, और उसके बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम, मिडल में लिखा हुआ था। रेड स्ट्राइप जो थी, रेड स्ट्राइप ऑन द फ्लैग हैड सिंबल ऑफ सन था, उसमें एक क्रिसेंट मून की शेप फोटो थी साथ में। और जो ग्रीन स्ट्राइप थी उसमें 8 हाफ ओपन लोटसेस की पिक्चर प्रेजेंट थी। उसके अलावा 1907 में नेक्स्ट जो है हमारा फ्लैग होस्ट किया गया था मैडम कामा द्वारा। उन्होंने फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री में कि इंडियन फ्लैग जो है वो फॉरेन नेशन की सॉइल पे जो है होस्ट किया गया था। तो और ये जर्मनी में उन्होंने होस्ट किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग वाज टू बी होस्टेड ऑन एनी फॉरेन लैंड बाय मैडम कामा, मैडम भिकाची कामा। नेक्स्ट उसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट एंड तिलक जी जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया था न्यू फ्लैग एज अ पार्ट ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल मूवमेंट के फॉर्मेट में उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। उसमें 5 ऑल्टरनेट रेड एंड ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी और उसकी थोड़ी सी अलग जो थे उसके फीचर्स थे। 1931 में कांग्रेस कमेटी जो थी कराची में जब मिली थी तो उन्होंने वहाँ पे ट्राई कलर को अडॉप्ट किया था। पिंगाली वेंकैया वाला जो एग्जैक्ट उन्होंने जैसे बताया था उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन रेड कलर को रिप्लेस कर दिया गया था फिर सैफरन से, और कलर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया था कि पहले ऊपर जो है सपोज करो कि अगर ऊपर पहले वाइट था फिर ग्रीन था फिर रेड था, तो इन सब का एक उन्होंने चेंज किया था, ऑर्डर चेंज किया था फ्लैग के कलर्स का। एंड द फ्लैग वॉज टू हैव नो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, और ये बोला गया था कि स्ट्राइप्स का कोई रिलीजियस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। इसके अलावा नेशनल फ्लैग की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। सबसे पहले तो आर्टिकल 51A आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसमें है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम।
तो उसमें प्रोवाइड की गई है प्रोटेक्शन हमारे नेशनल फ्लैग को भी। उसके अलावा अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर फॉलोइंग ऑफेंसेस, अगर कोई पर्सन ये 3 ऑफेंसेस करता है तो उसको नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंडर किसी भी तरीके का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, दोनों तरह के इलेक्शंस को इलेक्ट करने के लिए 6 साल का उसके ऊपर बैन लग जाएगा। कौन कौन से तीन अपराध हैं जिनके करने पर ऐसा होगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंस है इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेक्स्ट इज ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑफेंस ऑफ प्रिवेंटिंग सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। तो ये तीन चीजें करने पे 6 साल का बैन लग जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज आइटम है इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल जो है उसने एंटी सीए के साथ एक अभी डील साइन किया है। इंडियन ऑयल ने बोला है कि वो 50 करोड़ रुपीस जो है वो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए देगी एंटी सीए को। इंडियन ऑयल जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी 50.22 करोड़ रुपीस इन 4 ईयर फॉर द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स। चीता प्रोजेक्ट के कुछ प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स के लिए करेगी, जैसे कि चीता इंट्रोडक्शन के लिए, उसकी हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए, हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए एंड वेटरिनरी हेल्थ केयर ऑफ द चीताज के लिए। अब चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है क्या एक्चुअली? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज एनटीसीए जो है 2005 में बनी थी, इसने डिसाइड किया है, इट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग 50 अफ्रीकन चीताज 50 अफ्रीकन चीताज को नामीबिया से लेके आना है नेक्स्ट 5 ईयर्स के बीच में इंडिया में। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में चीताज जो है 1952 से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट जो चीता साइट किया गया था वो आपका 1948 में इंडिया में वाइल्ड में साइट किया गया था। उसके बाद कोई भी वाइल्ड में चीता देखने को नहीं मिलता है। अ सोर्स पॉपुलेशन क्या किया जाएगा? अभी रिसेंटली क्या होगा कि सोर्स पॉपुलेशन 8 से 10 चीता को नामीबिया से लाया जाएगा और साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा और उनको कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लास्ट ईयर इंडिया और नामीबिया ने एक पैक्ट साइन किया है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता के नाम से, क्योंकि चीता इंडिया में 1952 से डिक्लेयर हो चुके हैं, इन द सेंस कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो गए हैं। आपको पता होगा कि 2 तरह के चीताज होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक होता है अफ्रीकन चीता और दूसरा होता है एशियन चीता। उसके बारे में भी देखते हैं। पहले ये देख लें कि चीता जो है ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है। आपको पता होगा कि चीता जो है एक फेलाइन स्पीसीज है, इन द सेंस कि कैट की स्पीसीज है, और इसके एंसेस्टर्स जो है वो 5 मिलियन ईयर पहले से ट्रेस किया जा सकता है उनको मायोसीन एरा से। चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है दैट लिव्स इन अफ्रीका एंड एशिया। तो सिर्फ अफ्रीका और एशिया में प्रेजेंट होता है चीता एंड अफ्रीकन चीता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अफ्रीकन चीता जो है उसका साइंटिफिक नेम है एकाइनोनोनिस जुबैटस, ठीक है, और ये जो है स्लाइटली ब्राउनिश कलर के होते हैं, गोल्डन इनकी स्किन का कलर होता है, और ये एशियाटिक चीता से कंपैरेटिवली थिकर होते हैं और दे हैव मच मोर प्रोमिनेंट स्पॉट। और इनके ऊपर जो स्पॉट्स होती हैं ना, लाइट कलर की बेली के ऊपर डार्क कलर की स्पॉट्स होती हैं, ये स्पॉट्स होती हैं इनके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है, और साथ में लाइंस ऑन द फेस आर जो है फेस के ऊपर जो लाइंस होती हैं वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं व्हेन इट इज़ कंपेयर टू देयर एशियन कजन्स। तो एशियन जो चीताज होते हैं उनसे इनकी स्ट्रैप्स का, इनकी पिगमेंटेशन का कलर जो होता है ज़्यादा डार्क होता है। ये सारे के सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर पाए जाते हैं हज़ारों की तादाद में। इनका आईयूसीएन रेड लिस्ट में स्टेटस वल्नरेबल है, अपेंडिक्स साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में आते हैं। उसके बाद है आपका एशियाटिक चीता। एशियन चीता जो है अकाइनोनोनस जुबैटस वेनाटिकस, इसका नेम ये है। ये स्लाइटली स्मॉलर साइज में होता है अफ्रीकन चीता से। ये पेल येलोइश कलर का होता है और इसकी जो स्किन की लाइन होती है वो भी थोड़ी सी कम डार्क होती हैं, कंपैरेटिवली लाइट होती हैं। उसके अलावा इसकी स्किन के अंदर फर ज़्यादा होता है ना, फर थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्पेसिफिकली बेली के ऊपर। उसके अलावा एशियाटिक चीता जो है वो सिर्फ वाइल्ड में ईरान में प्रेजेंट है और उसमें ईरान में भी 100 से कम इंडिविजुअल्स लेफ्ट हैं सिर्फ। आईयूसीएन स्टेटस इनका जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में आते हैं। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। 2005 में बनाई गई थी ये, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। एक टाइगर टास्क फोर्स बनी थी, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि हमें टाइगर कंजर्वेशन के लिए अलग से बॉडी बनाने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का डेवलपमेंट किया गया था। उसके अलावा इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनेबलिंग द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस बॉडी को बनाया गया था
एज अमेंडेड इन 2006 फॉर स्ट्रेंथिंग द टाइगर कंजर्वेशन। इस प्रोटेक्शन एक्ट को 2006 में अमेंड किया गया था क्योंकि ताकि टाइगर की कंजर्वेशन के लिए और स्ट्रेंथन किया जा सके रिजॉल्व, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एनटीसीए बनाई गई थी। आप देख लो कि ये अफ्रीकन चीता है जिसकी ये धारियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये काफ़ी डार्क कलर की होती हैं, नीचे वाली स्किन भी काफ़ी डार्क होती है। ये आपका एशियाटिक चीता है। एशियाटिक चीता में क्या है कि ये गोल्डन सा रंग कलर है, कंपैरेटिवली लाइट कलर है ये देखो, और ये जो स्ट्राइप्स हैं ये भी कम प्रोमिनेंट हैं। तो ये है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आइटम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, शोइंग ग्रोथ अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। सो आरबीआई जो है उसने अपना कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है अभी पब्लिश किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये जुलाई में जो है इसको रिलीज किया जाता है। आरबीआई कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कैप्चरिंग द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस कंट्री रॉज टू 56.4 इन मार्च 2022। तो ये इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये 56.4 हो गया है, और जो कि शो करता है कि सारे के सारे पैरामीटर्स के अलोंग ग्रोथ हमें देखने को मिली है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है? ये एक कॉम्प्रीहेंसिव इंडेक्स है इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता ही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बैंक अकाउंट हो और वो डिजिटल पेमेंट्स करें, वो बैंकिंग में इन अ सेंस कि बैंकिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस अपनी परफॉर्म करें, बैंक में पैसा सेव करें इंस्टेड ऑफ अपने घर पे सेव करने के या फिर किसी और तरीके से। सो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव इंडेक्स है जो इनकॉर्पोरेट करता है डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज द पेंशन सेक्टर इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव सेक्टोरल रेगुलेटर। तो ये जितने भी सेक्टर हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो डील करता है बैंकिंग के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के साथ, इंश्योरेंस, पोस्टल, इन सब सेक्टर्स के साथ में कंसल्ट करता है गवर्नमेंट को और इन सारे सेक्टर्स को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसीज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस को IRDAI है, तो ये सारी जो एजेंसीज हैं इनके साथ डील करके निकाला जाता है आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है, साल में एक बार होता है, जुलाई में पब्लिश किया जाता है, और इसका कोई बेस ईयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे इस साल सपोज करो कि 54 आया है, ठीक है, तो इसका कोई बेस ईयर नहीं है कि 2016 के मुकाबले में इस साल जो है 54% इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो है ये एक क्यूमुलेटिव है कि अब तक जितना भी एफर्ट किया है ना वो 54 पॉइंट ये जो है पॉइंट्स बताता है कि इतनी डेवलपमेंट हमने आज तक टोटल की है। ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा हुआ है। सो ये टोटल हमारा एफर्ट है। नेक्स्ट पैरामीटर देख लेते हैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके 100 के बीच में। 0 जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, कि कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, लोग जो है बैंकिंग हैबिट्स उनकी बहुत पुअर हैं, इंश्योरेंस बहुत कम करवाते हैं, ठीक है, पेंशन वगैरह ये सब फैक्टर्स में इंडिया जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है 100 हो जाता है तो इसका मतलब जो है कि सभी लोग जो हैं वो बैंकिंग हैबिट्स उनकी अच्छी, सबसे पहली बात कि वो सबके पास बैंक अकाउंट्स हैं, दूसरा सभी बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं और अपनी सेविंग्स करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो इसके बीच में वैल्यू होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की। ये फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये फुल फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, ठीक है। इसमें 3 मेजर ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है। सबसे पहले तो एक्सेस कितनी है, कि क्या लोगों के हद में है, क्या लोग एक्सेस करते हैं कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट, अगर एक्सेस कर सकते हैं तो क्या वो यूज़ कर रहे हैं। तीसरी बात कि जिन प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इन 3 चीज़ों के बेसिस पे 35% वेटेज इसको दिया है, 45 इसे दिया है और 20% वेटेज इसको दिया है। तो इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आइटम है जो है वो है यूएस ने अभी अलकायदा के लीडर ज़वाहिरी को काबुल में ड्रोन मिसाइल से स्ट्राइक करके उनको जो है उनको डेथ की है उनकी, ठीक है। तो क्या है कि यूएस मिलिट्री ने अभी एक सीक्रेट वेपन यूज़ किया है, हेलफायर R9X मिसाइल बोलते हैं इसको, अलकायदा के चीफ को किल करने के लिए, अमयान अल ज़वाहिरी को। उनकी बालकनी में वो खड़े थे, ठीक है, सेफ हाउस की काबुल में, तो वहाँ पे ये इन्होंने मिसाइल फायर किया और जिससे उनकी डेथ हो गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि हेलफायर R9X मिसाइल्स है क्या। इनको जो है मिलिट्री सर्कल्स में AGM
114 R9X बोला जाता है, हेलफायर R9X। ये एक यूएस ओरिजिन की मिसाइल है, ठीक है। और ये जो है, ये जब फायर की जाती है तो जिस पर्सन के ऊपर टारगेट किया जाता है ना, सपोज करो यहाँ पे 4 पर्सन खड़े हैं और ये मिसाइल यहाँ से दागी गई है और ये मान लो ये इस पर्सन को टारगेट करने के लिए की है, तो ये सिर्फ इसी पर्सन को हिट करेगी, ना तो इन लोगों के ऊपर कोई कैजुअलिटी होगी, ना साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई कैजुअलिटी होगी। तो सिर्फ कोलेटरल डैमेज इस केस में बिल्कुल बहुत कम होता है। तो मिनिमम कोलेटरल डैमेज वाइल एंगेजिंग द इंडिविजुअल टारगेट, इसमें इंडिविजुअल टारगेट को एंगेज किया जाता है सिर्फ। उसके अलावा इसको निंजा मिसाइल भी बोला जाता है, ठीक है। दिस वेपन डज नॉट कैरी एन वॉरहेड। इस वेपन मतलब ये जो मिसाइल है इसके पास कोई वॉरहेड नहीं होता, इसके पास कुछ एक्सप्लोजिव नहीं होता। इस एक्सप्लोजिव की जगह क्या होता है कि मिसाइल के हेड के ऊपर रेजर जैसे शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि टर्मिनल स्टेज में जब मिसाइल अपने टारगेट पे पहुंच जाती है तो वहां पे जाके वो ब्लेड्स ओपन हो जाते हैं और फिर वो पर्सन को वहां पे किल कर देते हैं। दिस हेल्प्स इट टू ब्रेक। और ये जो ब्लेड्स होते हैं ना, ये चाहे जितनी मर्जी थिक स्टील की शील्ड्स हों उनको भी पेनिट्रेट कर सकते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके। सो द ब्लेड पॉप आउट ऑफ द मिसाइल एंड कट डाउन द इंटेंडेड टारगेट। वो कट डाउन कर देते हैं इंटेंडेड टारगेट को विदाउट कॉसिंग एनी मैसिव डैमेज टू द सराउंडिंग को बिना कोई डैमेज किए। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये मिसाइल आई कब थी। हेलफायर 9RX मिसाइल जो थी, इनको मतलब बोला जाता है कि ये 2017 से एक्टिव है, यूएस ने स्टार्ट कर दिया था। हाउएवर इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो पब्लिक में जो है उसके 2 साल बाद 2019 में देखने को मिली थी। और एक्चुअल में ये जो हेलफायर मिसाइल है ना, ये एक कन्वेंशनल फॉर्म की हेलफायर मिसाइल का एक वेरिएंट है। जो कन्वेंशनल मिसाइल है उसमें वॉरहेड यूज होता है, लेकिन ये उसका एक वेरिएंट है जिसमें वॉरहेड यूज नहीं होता और ये कस्टमाइज की गई है थोड़ी सी। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ हेलफायर फैमिली जो मिसाइल्स हैं, जिसमें की आती है निंजा मिसाइल आती है, वो ड्रोन्स के साथ एसोसिएट की जाती है, ड्रोन्स के साथ लिंक की जाती है। और ड्रोन्स ये फिर वो एक सिस्टम बना हुआ है, ये एक ऐसा टूल बन जाता है जिसको यूएस यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करता है जब उसको ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस करने होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। इसको लॉकहेड मार्टिन ग्रुप ने बनाया है, नॉर्थरॉप ग्रम्मैन ने साथ में। हेलफायर मिसाइल के बाकी और कुछ वेरिएंट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्गबो और रोमियो निंजा के अलावा। सो ये था आपकी मिसाइल्स हेलफायर 9RX मिसाइल के बारे में। सो दिस इज all about today's current affair. I hope you all enjoyed. Thank you so much and please share it with your friends. Thank you so much.